हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड, यू आर ऑल सेफ और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। आई एम शीना, योर एडुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस एंड आज एक नया ट्रेंडिंग सेशन जो है आपके लिए आया है, दैट इज़ ट्रेंडिंग टॉपिक विद शीना। राइट, ये सीरीज़ आज स्टार्ट हुई है आप लोगों के लिए। इसको एक्सप्लेन करूँगी आगे अच्छे से जाकर, लेकिन आप पहले ये फ़ोन नंबर जो है करियर सक्सेस का वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपके काम का नंबर है ये 9419145317। This is the number on which you can call or you can WhatsApp and ask if you have any query or if you need any information रिगार्डिंग ऑल दी गवर्नमेंट जॉब्स, आपकी यूटी में हो चाहे नेशनल लेवल पर हो। राइट, ट्रेंडिंग टॉपिक विद शीना इस सीरीज़ की मैं बात करती हूँ तो आपको बता दूँ, आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया टॉपिक, कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्रेजेंट होती है। जब हम डेली करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं टी टाइम 10 की सीरीज़ में, जहाँ आप डेली बेसिस पर मेरे साथ कवर करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स, वहाँ पर हम बात करते हैं कोई भी नई चीज़, कोई भी नया इवेंट अगर हुआ हो उस दिन भर का, तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसमें क्या होता है कि वो ट्रेंडिंग होता है। रिसेंटली कोई गवर्नमेंट का लॉ आता है और वो सेंसेशन बन जाता है। सेंसेशन बनने के साथ साथ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। So many students are inquisitive. They want to ask me questions regarding all these topics. मैम, अगर हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? अगर है तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो उसके लिए ही ये जो सीरीज़ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेंडिंग टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। टॉपिक मैं जल्दी से जल्दी अनवील करूँगी इस वीडियो में, लेकिन आपको बता दूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर इन स्कूल, इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज़, या फिर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं, या फिर घर बैठकर भी अपनी जीके को जो है एनहांस करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो देखते हैं क्या है टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राइट, नेशनल एजुकेशन जो ये पॉलिसी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NEP भी आपने सुना होगा, रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। ठीक है, दिस हैज़ बिकम अ सेंसेशन, लाइमलाइट में है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से हम सब वाकिफ़ हैं। हम सब इसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद जॉब्स ढूंढते हैं अपने लिए, और सूटेबल जॉब्स हमें मिलती भी हैं। लेकिन लूप होल्स, जिन्हें कमी पेशी कहा जाता है हिंदी में, वो हर सिस्टम में रहती हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम क्यों ना हो। तो इस पर ही बात करने के लिए आज की जो ये वीडियो रहेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर होगी। देखिए, सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। इट वाज बेसिकली फ्रेम्ड इन द ईयर 1986 और इसको मॉडिफाई कब किया गया था? 1992 में। ठीक है, ये डेट आपके लिए, ये ईयर जो है 1986 का, ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज द NEP was framed in this year. More than 3 decades have passed. 3 decades means 30 years have passed since previous policy. During this period, significant changes have taken place in our country, society, economy, and the world at large. It is in this context that the education sector needs to gear itself towards the demand of the 21st century. देखो क्या है कि 1986 में जो ये एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई थी, उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में और अब के एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंपटीशन लेवल डिफरेंट है, जॉब्स की डिमांड डिफरेंट है। राइट, प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है इस टाइम, पर प्रीवियसली बैक 30 इयर्स और 40 इयर्स या हाफ अ सेंचुरी बिफोर ये सिनेरियो नहीं था। राइट, चेंजेस तो आई ही आई हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव करने की ज़रूरत महसूस हुई है। गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया है, इस एजुकेशन पॉलिसी पर क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि वो जानती है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं हमारी एजुकेशन में, हमारे सोचने समझने के तरीके में। Quality, innovation and research will be the pillars on which India will become a knowledge super
power. Clearly a new education policy is needed. अगर हमें नॉलेज सुपर पावर बनना है, इंडिया अपनी कंट्री को इनोवेशन की तरफ, क्वालिटी की तरफ और रिसर्च की तरफ बढ़ाना है, तो 3 पिलर्स जो ये बात कर रहा है, इंडिया के 3 पिलर्स जिस पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए. दैट इज़ वाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज नीडेड. ठीक है, अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, चेंजेस की ज़रूरत थी. Post submission of draft report, state union territories, governments and government of India, ministries were invited to give their views and comments on draft national education policy 2019. क्या होता है बेसिकली, जब एक लॉ बनना होता है हमारी कंट्री में, उससे पहले क्या होता है, एक बिल प्रेजेंट की जाती है, राइट. एक ड्राफ्ट बनता है जिसके अकॉर्डिंगली ही आगे अगर वो हमारी पार्लियामेंट में पास हुआ तो वो क्या बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है, राइट. बट यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की. देखिए क्या कहा गया है, इसका ट्रांसलेशन बेसिकली इस ड्राफ्ट का हुआ था 22 लैंग्वेजेस में, राइट. और ये अपलोड की गई थी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी. मीटिंग्स विद स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड विद स्टेट सेक्रेटरीज ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन वर हेल्ड. क्या हुआ है, अगर एजुकेशन की बात मैं करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन जो एज होती है, नर्सरी जिसमें लोअर केजी, अपर केजी, जो अभी हमारा प्रेजेंट का सिस्टम इससे पहले था, फर्स्ट सेकंड से 12th तक की 10+2 की जो एजुकेशन जनरली कहा जाता है. 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन लेते थे, किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होते थे, बैचलर्स करते थे, उसके बाद आप मास्टर्स या फिर हायर डिग्री कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते थे, राइट. तो इसमें आपकी स्टेट की हायर लेवल जो एजुकेशन लेवल है, हायर सेकेंडरी लेवल या एंड टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आप बीटेक की डिग्री करते हैं, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसमें आप इंजीनियरिंग करते हैं, दैट इज़ अ टेक्निकल कोर्स. इन सब के स्टेट सेक्रेटरी से बात हुई थी, उनसे मीटिंग्स जो है वो हेल्ड की गई थी. एंड एजुकेशन डायलॉग विद ऑनरेबल एमपीज ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका एंड ओडिशा, इनके साथ भी जो है हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी. वाई? बिकॉज हम किस पे फोकस कर रहे थे, अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर. चलिए अब हम बात करते हैं विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. जिनको आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको पता है ये हमारे HRD मिनिस्टर थे, राइट. हमारे HRD मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल, राइट. ही इज़ आर HRD मिनिस्टर. अब आपको बता दूं, HRD मिनिस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, इसका नाम रिसेंटली जो है वो चेंज किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वाई? बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रेंडिंग, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द नियर पास्ट. जब ये पास्ट की जो घटना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम चेंज होकर क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. देखिए, an education system that contributes to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. राइट. तो क्या कहा गया है, एक ऐसी नॉलेज सोसाइटी बनने की कोशिश है जहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल सके. It develops a deep sense of respect towards the fundamental rights, duties and constitutional values, bonding with one's country and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. तो गवर्नमेंट ने क्या पाया, सर्वेज के बाद क्या पाया कि हमारा जो यूथ है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स से वाकिफ़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से वाकिफ़ नहीं है, राइट. अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एजुकेटेड यूथ को नहीं पता है. ये चीज़ें अब की जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी, जो हमारी प्रीवियस पॉलिसी थी, उसमें मिसिंग थी, हमारे करिकुलम में ये चीज़ें मिसिंग थी. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि इस नेशनल पॉलिसी में ये चीज़ें ऐड होंगी, इन पर फोकस किया जाएगा. एंड थर्ड इज इंस्टिल स्किल्स, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस दैट सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग and global well-being also, thereby reflecting a truly global citizen.
तो बात किसकी की गई है, एक ग्लोबल सिटीज़न होने की। ग्लोबल सिटीज़न का मतलब है अर्थ पर रहने वाले जितने भी हैं वो वहाँ के सिटीजन्स हैं, एंड ग्लोबली बात की गई है। ग्लोबली मतलब अब इंडिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, ग्लोबल लेवल पर बात होगी। ग्लोबल लेवल पर क्या बात होगी, अगर आप ग्लोबल लेवल पर compete करना चाहते हैं तो आप में वेरियस सेट स्किल्स होते हैं, स्किल्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास वैल्यूज़ होने चाहिए, राइट। फॉर ऑल दिस आपको क्या होना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो होते हैं, राइट, यूनाइटेड नेशंस के जो ये गोल्स हैं, इन पर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक ग्लोबल सिटीजन बन पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं की प्रिंसिपल्स की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो क्या बात की गई है इसमें, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए क्या है, मदर टंग जो आपकी होती है, फॉर एग्जांपल कोई जम्मू से है तो उनकी मदर टंग डोगरी है, कश्मीर से कश्मीरी है, गोजरी है, पंजाबी है, ये सारी हमारी मदर टंग्स हैं। तो क्या है, करिकुलम में ये चीज़ें मिसिंग थी, ज़्यादा स्पेसिफाइड रहता था कि इंग्लिश में ही आपका सिलेबस रहेगा, करिकुलम रहेगा, इंग्लिश में ही आपकी पढ़ाई होगी, या फिर हिंदी में हो सकती है, हिंदी मीडियम स्कूल्स में। बट बात की जाएगी लोकल कॉन्टेक्स्ट की, जिसमें डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हमारी मदर टंग्स अलग है, स्टिल इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उसके रिस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखा जाएगी। तो क्या होगा, करिकुलम में डाइवर्सिटी होगी, क्यों, क्योंकि मदर टंग पर भी फोकस किया जाएगा। इक्विटी एंड इंक्लूजन होगा, क्या होगा, हर तरफ से इंक्लूजन होगा। इंक्लूजन मतलब ऐड अप करना, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उसको भी अपने करिकुलम में जोड़ना। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब फिलानथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। फिलानथ्रोपिक का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटेशन जहाँ पर आप जो लेसर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, जनरली बाय मॉनेटरी हेल्प, मनी की हेल्प उसमें उनको करके। नेक्स्ट इज़ एम्फसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जो पोर्शन है ये बचपन से हम देखते आए हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रॉट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी मेमोरी चेक की जाती है, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है ये चेक किया जाता था। तो इसलिए रट्टा लगाने की जो ये स्कीम थी, राइट, ये बहुत ट्रेंडिंग थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब किस पे बात होगी, कंसेप्चुअल लर्निंग पे बात होगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, रादर देन रॉट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रादर देन आपके कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ यूनिक कैपेबिलिटीज़। देखिए हमें पता है कि हर स्टूडेंट अलग होता है, स्कूल लेवल पर जनरली ऐसी बातें होती हैं कि हर स्टूडेंट में यूनिक अपनी कोई कैपेबिलिटी है, कोई मैथ्स में स्ट्रांग है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी का इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो यूनिक कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिस पर रिकॉग्नाइज़ की जाएंगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हर स्टूडेंट में अलग क्या है, यूनिक क्या है। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं इस लेवल पे आकर, इन चीज़ों को स्कूल लेवल से ही क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, एनकरेजमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सी वी आर इन अ ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हम ऐसी एक स्टेज पर हैं जिसमें टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट यूज़ की जाती है, टीचिंग में भी प्लस लर्निंग में भी। और लैंग्वेज के सभी बैरियर्स रिमूव किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश वाज द मेन कंसर्न, आपको बात करनी है, आपको लिखना है तो इंग्लिश में, एग्ज़ाम्स देने हैं तो इंग्लिश में, तो लैंग्वेज एक बैरियर बन गया था, इस पर फोकस किया जाएगा। और दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैं, राइट, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट लाई जाएगी, उनका करिकुलम भी उनकी एबिलिटी के हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूस रिव्यू। कॉन्टिन्यूस रिव्यू का मतलब है कि रेगुलर असेसमेंट होती रहेगी एजुकेशनल एक्सपर्ट्स की। ऐसा नहीं होगा आपका फर्स्ट सेकेंड टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, या पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं वैसा होता रहेगा। टाइम टू टाइम आपकी प्रोग्रेस जो है वो रिव्यू की जाएगी। देखिए यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। देखिए इसमें क्या है कि एक यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। क्या है इसमें, देखिए अभी तक आपका जो प्रॉब्लम जो आपकी थी वो थी
10+2 में। मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि फर्स्ट 10 ईयर्स, फर्स्ट से 10th तक आप 10th क्लास तक आते थे, उसके बाद 11th 12th आप 2 साल में पढ़ते थे। तो डिवीजन था बेसिकली 2 सब पार्ट्स में, एक तो 10th तक और 12th तक। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा रोल था। बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो स्ट्रेस आता है वो हम कैसे भूल सकते हैं, राइट। वी आर ऑल स्ट्रेस्ड एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। हम सब लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं और स्ट्रेस भी उसमें बहुत फील किया है। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने अब सोचा है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू किड्स, आई एम जेलस ऑफ ऑल द किड्स जो अब अपना 10th एंड 12th कंप्लीट करेंगे, बिकॉज यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको कंप्लीट असेसमेंट मिलेगी। आपको रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स एंड क्या करना है, देन यू हैव टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। देखिए क्या होगा इसमें, डिवीजन किस तरह का है आप पहले वो समझिए। फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज, ऊपर लिखा है 3 से 6 ईयर्स की एज में क्या होगा, एक्सेस मिलेगा फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी ECCE। ये ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कहाँ पर, आंगनवाड़ीज़ में, प्री स्कूल्स में या फिर बाल वाटिकाज में। तो किन की बात है ये, 3 से 6 ईयर्स ओल्ड जो स्टूडेंट्स होंगे। इसके बाद क्या है आपकी फॉर द एज ग्रुप 3 to 8। 3 to 8 में क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो 3 to 6 होगा और उसके बाद 6 to 8 होगा। क्या बताया गया है इसमें आपको, 3 to 6 में ECCE में रहेंगे वो, उसके बाद 6 से 8 तक की एज जो है, 6 साल से 8 साल की जो एज होगी, उसमें क्या होगा, क्लास 1 एंड क्लास 2 प्राइमरी स्कूल में कवर करवाया जाएगा, राइट। देखिए अब आपको पहले ये समझना है कि प्रेपरेटरी क्लास क्या है। प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू अ प्रेपरेटरी क्लास और बाल वाटिका, दैट इज़ बिफोर क्लास 1। क्लास 1 में जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि प्री स्कूलिंग जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, राइट, आज से 20-25 साल पहले तो प्री स्कूलिंग का सिस्टम भी नहीं था, बट इसमें प्री स्कूलिंग जो प्रेपरेटरी क्लासेस होती हैं उस पर फोकस किया जाएगा, जिनको बाल वाटिका भी कहा जाता है। सो दिस इज़ बिफोर क्लास 1। देखिए नेक्स्ट इज़ कि मल्टीफेसिटेड पर लुक किया जाएगा। मल्टीफेसिटेड मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा जिसमें प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। इंक्वायरी बेस्ड मतलब आप टीचर से आराम से सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी इंक्यूजिटिव जो आपका नेचर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, बिकॉज अब गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसकी, इट इज़ टू बी जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड। आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब नाम दिया गया है, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट WC डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, इन सब मिनिस्ट्रीज से ये जॉइंटली क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अब आपके लिए अभी एक होमवर्क क्या है, आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है कि इन सब मिनिस्ट्रीज़ के यूनियन मिनिस्टर कौन हैं, जो आपने यहाँ पर मिनिस्ट्रीज ऊपर देखी। चलिए, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी वो ये थी कि स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा थे। स्कूल ड्रॉप आउट्स का क्या मतलब है, आप स्कूल तो ज्वाइन करते हैं, आप जनरली देखते थे गाँव में या पिछड़े कुछ इलाकों में गर्ल्स के साथ जनरली क्या होता था, वो स्कूल ज्वाइन तो करती थी, पर 5th क्लास या 4th क्लास में आने से पहले पहले ही प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी, और किसी ना किसी रीज़न की वजह से, चाहे फाइनेंशियल रीजंस हो या फिर फिज़िकल हो, मेंटल रीजंस हो, उनकी वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ता था, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेना पड़ता था। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा, yes, bring back dropouts, to bring dropout children back to school। उन सभी dropouts के पास चांस है कि अपनी एजुकेशन दोबारा वो स्टार्ट कर सके। देखिए मल्टीपल पाथवेज होंगे, मल्टीपल पाथवेज मतलब दोनों फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मेथड्स अपनाए जाएंगे। इसके बाद क्या है, प्रमोट होंगे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड स्कूल्स। स्कूल्स की कमी जो है स्कूल हमारे कंट्री में, क्या मतलब है इसका, कि चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे नॉन गवर्नमेंट के हो, तो स्कूल बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक स्कूल्स बिल्डिंग्स होनी ही चाहिए, तभी जाके वहाँ पर जो एजुकेशन है वो प्रॉपर आपको मिल सकती है।
देखिए लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, लर्निंग आउटकम्स मतलब किस पे फोकस किया जाएगा, डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स एट ऑल लेवल्स, जिस तरह का लर्निंग आउटकम उनको मिलना चाहिए, मतलब रॉट लर्निंग पे कम से कम फोकस, और फोकस किस पर होगा, अचीविंग द डिज़ायर्ड लर्निंग, मतलब स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा, स्किल आपकी डेवलप की जाएंगी। देखो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स की क्या बात हुई है इसमें, ऑल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन सेंटर्स मतलब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी आपकी एजुकेशन, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स मतलब स्कूल के अलावा भी जो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे एजुकेशनल सेंटर्स की वो भी होंगे। प्योर ट्यूटरिंग, देखो पेयर का मतलब होता है आपके फ्रेंड्स, ठीक है, ट्यूटरिंग का मतलब है जब आपको गाइडेंस मिलती है, तो क्या होगा, बिजनेस एंड पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए पेयर ट्यूटरिंग होगी, मतलब आप अपने क्या है फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके पेयर्स हैं, जो आपकी गाइडेंस कर सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, इस पर भी पूरा पूरा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि इन सब से एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए हमको। देखिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस है कि इंडिया के किसी भी कोने में बच्चा बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसे पूरा पूरा एक्सेस मिलना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए एंड इंक्लूजन होना चाहिए। इक्विटी का मतलब है कि सेम लेवल एजुकेशन आपको हर जगह पूरी कंट्री में मिले। देखिए क्या फिगर है हमारे पास, दिस इज़ वेरी शॉकिंग, कि ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, 2 करोड़ बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं, उनको वापस लाने की पूरी तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। एंड ऑब्टेन SDG गोल्स, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रिटेनिंग ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल्स अंटिल कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि जब तक सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट ना हो सब बच्चों को स्कूल में रखा जाए। फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। 21st सेंचुरी स्किल्स मतलब देखिए हर डेकेड के साथ, हर 10 सालों के बाद ट्रेंड चेंज होता है, नए नए स्किल्स आपको अब खुद में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो उन पर पूरा पूरा काम किया जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को शेयर किया जाएगा जहाँ तक पॉसिबल हो सके। इफ़ेक्टिव गवर्नेंस, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस का मतलब है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है स्कूल्स की, उन पर भी पूरा पूरा जो है ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जैसे मुझे पता है इंग्लिश काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम उनके लिए फेस करवाता है, इंग्लिश उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, चैलेंज बनता है, तो लैंग्वेज बैरियर को हटाने पे फोकस किया जाएगा, मतलब मदर टंग में भी आपकी पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। और कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। देखिए अब बात होगी कि चिल्ड्रन कैसे पढ़ाई करेंगे, चिल्ड्रन कैसे लर्न करेंगे। देखो ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, पेडागोजिकल मतलब पेडागोजी मीन्स आप बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथड्स इज कॉल्ड पेडागोजी। देखो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे एक नज़र दे दी जाए, ये आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है जहाँ पर क्या है बेसिक आप देखते हैं, फिर 10 साल मतलब 6 से 16 तक आप जब तक 10th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद 2 साल होते हैं, 6 से 18 साल जो आपकी टीनेज होती है, जिसमें आप 11th एंड 12th के एग्ज़ाम देते हैं। ये तो था पुराना, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये है आपका नया सिस्टम। नया सिस्टम में क्या है, फंडामेंटल देखिए आपके स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। 3 साल आपको जैसे मैंने बताया आंगनवाड़ी सेंटर्स, देन 2 साल होगा क्लास 1st एंड 2nd 6 से 8th में, देन 3 साल होगा आपका क्लास 3rd से क्लास 5th में, देन 3 साल होगा 6 to 8th क्लास आपकी करेंगे 11 से 14 साल के बच्चे, उसके बाद 4 से जो 4 साल का रहेगा आपका 9 से 12th तक का। देखिए तो क्या है इसमें, अब आप समझे हैं कि किस तरह से आपका ये 10+2 के लेवल को चेंज करके ये लेवल बनाया जाएगा। देखिए क्या है इसमें, किन चीज़ों पर फोकस होगा, न्यू पेडागोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा। 5+3+3+4, 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 पे फोकस किया जाएगा। पहले 3 साल बच्चे की जो लाइफ के होंगे दैट इज़ वेयर, दैट इज़ वो कहाँ गुजरेंगे, आंगनवाड़ी में आएंगे या फिर वो क्या बोलते हैं इनको, आप बोल सकते हैं प्री स्कूल्स, ठीक है, प्री स्कूल्स में काटे जाएंगे, और उसके बाद जो 12 साल हैं उनकी लाइफ के वो स्कूल में काटेंगे। सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी स्टेज पे क्या काम किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। येस यू हर्ड इट राइट, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट्स
पसंद करें, कोई भी चीज़ उन पर थोपी नहीं जाएगी, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। देखिए मिडिल स्टेज जो है उसमें क्या होगा, साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ पे फोकस किया जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। देन वी हैव प्रेपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होगा, प्ले, डिस्कवर एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। देन वी हैव फाउंडेशनल स्टेज, ये क्या है, ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे फाउंडेशनल स्टेज से, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। राइट, दिस गोज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या अप्रोच होगा इसमें, ये अप्रोच होगा। राइट, पहले आपका फाउंडेशनल स्टेज होगा, उसके बाद प्रेपरेटरी स्टेज है, देन मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, जो 10th से 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों पर फोकस करिए। जो स्कूल गोइंग है और अभी अभी उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया है, या फिर पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, लर्निंग इन फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब आपके जो स्टूडेंट लाइफ है जो आपकी स्टार्ट होती है जब आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th में जब आप होते हैं तो उस टाइम कैसे पढ़ाई होगी। डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, सबसे बड़ी बात कि आपकी क्यूरियोसिटी, ठीक है, वो डेवलप होगी, आपकी इंक्विजिटिवनेस बढ़ेगी। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस होगा। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक पे बात होगी। रिलेशनशिप विद नेचर, यस, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें कोविड-19 भी शायद फेस करना पड़ा है, या फिर मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, कार्बन का जो इम्प्रिंट है उसकी बात कर ली जाए, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, डिफॉरेस्टेशन की बात की जाए, वो इसलिए है क्योंकि हमें अपना रिलेशनशिप विद नेचर भूलता जा रहा है। कलर, शेप्स एंड नंबर्स, ठीक है, ये बेसिक जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। देन व्हाट डू वी हैव, वी हैव टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन है। प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, उसके बाद एथिक्स, मतलब आपको लाइफ लॉन्ग क्या प्रिंसिपल्स अपने लाइफ के फॉलो करने हैं, इन पर भी बात होगी। सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की पहचान जो है वो करवाई जाएगी। आपके एटिकेट्स, आपका बिहेवियर और आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इस पर भी फोकस किया जाएगा। देखिए एक होता है IQ, एक होता है EQ। IQ इज़ इंटेलिजेंट कोशेंट एंड EQ इज़ इमोशनल कोशेंट, जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। देखिए अब बात हो रही है इनके करिकुलम पे। करिकुलम पे क्या बात है, रिडक्शन इन करिकुलम, मतलब आपका जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस होता था उस पर बात अब नहीं होगी, अब डिवाइड होगा। क्या होगा, कोर एसेंशियल्स पर सिर्फ बात होगी, जो सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ उन पर ही बात होगी। क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाएगा। इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी जिसमें आप क्या होगा, टेक्स्ट बुक लर्निंग पे कम से कम फोकस किया जाएगा, और क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल स्टूडेंट्स पूछें, इस पर फोकस किया जाएगा। एंड देन वी हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब फ़न तरीके से एलाबोरेट, जब एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है उससे, ताकि क्या हो, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, ठीक है, डीप में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। चलिए देखिए क्या है इसमें कि फोकस किस पे होगा, फोकस होगा LOs पे, ठीक है, फोकस ऑन LOs। और क्या है इसमें आपका कॉम्पिटेंसीज एंड सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। देखिए क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मतलब आपका कोर कॉम्पिटेंसीज चेक की जाएंगी, आपकी रॉट लर्निंग पे कम से कम फोकस होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब जैसे आपको पता है 10th के बाद 11th जब आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपको स्ट्रिक्टली बताना है आपको आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, नॉन मेडिकल लेते हैं तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो इस इंटीग्रेशन के साथ क्या होगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्जेक्ट्स जो हैं चुन सकेंगे। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक साइंटिफिक तरीके से जो आपका प्रॉब्लम बेस्ड जो स्किल्स होते हैं उस पर फोकस किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग, मल्टीलिंगुअल मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं PM मोदी, मतलब डिजिटली आपको लिटरेट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नो सिलोज अमंग सब्जेक्ट्स या लर्निंग, मतलब पाइल अप नहीं हो जाएगा आपका काम। अब बात करेंगे थोड़ा स्कूल्स की। स्कूल्स में क्या होगा, देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाल भवन होगा, प्री स्कूलिंग जहाँ पर होगी। सामाजिक चेतना का क्या होगा कि कैपेसिटी जो प्रमोट करेगा सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को, प्लानिंग होगी।
पेयरिंग स्कूल्स होंगी, ट्विनिंग या पेयरिंग होगी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स पेयर करेंगे, इंटीग्रेशन होगी, एफिशिएंट बनेंगे स्कूल्स और गवर्नेंस एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या क्लस्टर्स इस तरह बनेंगे। देन वी हैव, व्हाट डू वी हैव इन द बॉक्स फॉर टीचर्स। देखो टीचर एजुकेशन में आपको पता है बीएड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और बीएड के साथ साथ क्या करना है, देखिए एक तो रहेगा आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड। इसमें क्या होगा, मिनिमम डिग्री आपको चाहिए होगी क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट टीचिंग एट लोकल स्कूल्स बाय 2030। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, उसके बाद आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स करना है। देखिए क्या है, 2 साल का बीएड जो है उसमें क्या होगा, जो एप्लीकेंट्स होंगे जो इनको परस्यू करना चाहते हैं 2 साल का बीएड, उसमें क्या होगा, एप्लीकेंट्स के पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। ऑलरेडी किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में उनके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दे कैन गो फॉर 2 ईयर बीएड। उसके बाद वी हैव 1 ईयर बीएड। 1 ईयर बीएड किनको करना पड़ेगा, फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री और हैव ऑब्टेन्ड अ मास्टर्स डिग्री इन स्पेशलिटी। मतलब 4 साल की अगर किसी के पास बैचलर्स डिग्री है या फिर किसी के पास मास्टर्स डिग्री है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर का बीएड कोर्स करना है, ठीक है। तो की फोकस एरियाज़ की बात अगर मैं करूं तो इसमें क्या है, फोकस होगा बेसिकली सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स में, SEDGs। ये क्या है कि जेंडर आइडेंटिटीज़ पर्टिकुलरली फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, उन पर फोकस होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs एंड माइनॉरिटीज़, उन पे जो ये बैरियर है ये भी हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ की, अगर आप गांव से हैं, छोटे शहरों से हैं या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हैं, डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं आपको, ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ है तो आपको भी अलग से नहीं करवाया जाएगा, आपके लिए प्रॉपर डिज़ाइन किए जाएंगे कोर्सेज, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे माइग्रेंट कम्युनिटीज़ है, कई बार क्या है इनको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्फन्स को, चाइल्ड जो बेगर्स होते हैं, उनके साथ साथ हम चाहते हैं कि पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारे मेजर्स लेने की कोशिश की है। चलिए अब बात करेंगे गोल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ टाइमलाइन क्या सेट की गई है। देखो टाइमलाइन क्या है कि फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसमें क्या किया गया है आप देख रहे हैं, 2021 से ये स्टार्ट किया गया है और 2040 तक आपके सामने ये सारी पॉलिसी है। आप इसको आराम से पढ़िए और देखिए, इसको पॉज कीजिए एंड अंडरस्टैंड कि ईयर वाइज आपको दिया गया है कि किस किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। देखिए न्यू फीचर्स क्या हैं इसमें, प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूल लेवल, इसमें ये सारी बाल वाटिका की जैसे मैंने बात की आपसे बताया, और क्या होगा, बाल भवन्स बनेंगे, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनेंगे, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। उसके बाद होलिस्टिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट जो होगा, जिसमें क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन होगी। वोकेशनल एजुकेशन मतलब एक 10 डेज़ का नो बैग इंटर्नशिप कोर्स होगा, राइट, दिस इज़ रियली गुड। क्या होगा, कोई बैगेज नहीं होगा। वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट की जाती है, जहाँ पर आपके पास कोई ना कोई नया स्किल आप सीखते हैं। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, क्लास 6 से। AI पर बात होगी। देखो AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, आपकी कोडिंग जो स्किल्स हैं उस पर बात की जाएगी, उस पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा गवर्नमेंट से, ठीक है। तो देखो लोकल आर्टिस्ट्स एज मास्टर्स या इंस्ट्रक्टर्स इन स्कूल रखे जाएंगे। वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर इनोवेशन के साथ साथ आपका क्या होगा, इंक्लूसिवनेस होगी, प्रॉपर आपकी असेसमेंट होगी। देखो क्या होगा, जेंडर इंक्लूजन होगा अप टू क्लास 12th कि जेंडर इंक्लूजन फंड मतलब मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर्स सबको एक साथ कोलैबोरेट करके साथ बढ़ाया जाएगा। देखो अगर आप इस पे फोकस करो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इन मदर टंग या लोकल लैंग्वेज अप टू ग्रेड 5। 5th क्लास तक क्या होगा, मदर टंग में ही पढ़ाई करवाई जाएगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद असेसमेंट कैसे होगी, आपके टेस्ट वगैरह कैसे होंगे, देखो आपको ये याद रखना है। परख क्या है, ये PARAKH, व्हाट इज़ इट, परख। ये क्या है, बेसिकली
नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, दिस इज़ परख। इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम्स होंगे 3, 5 एंड 8, 3rd, 5th एंड 8th में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स किस में होंगे, 10th एंड 12th में जैसे होते आए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रेस है उसको कम किया जाएगा, कंसेप्चुअल नॉलेज चेक की जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और मॉड्यूलर और लो स्टेक रहेंगे। इसके बाद है करिकुलम एंड पेडागोलॉजिकल फ्रेमवर्क, तो ये मैंने आपको बता दिया 5+3+3+4 होगा। करिकुलम में जो आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको कम किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका लर्निंग लेवल सेकेंडरी एजुकेशन लेवल तक पहुँचाया जाएगा। देखो न्यू फीचर्स क्या हैं, टीचर रिक्रूटमेंट्स किस तरह की जाएंगी। इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आप चाहते हैं कि एज यू विल बी रिक्रूटेड एज टीचर्स, तो ये आपके लिए है। काइंडली गो थ्रू ऑल दिस, आप इसे समझ पाएंगे कि किस तरह पढ़ाई होगी, राइट। इसको पॉज कीजिए और आराम से इसको पढ़िए। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच। आई एम शीना, your educator. If you have any queries, any doubts, so do write in the comment section. I will try my level best to reply. Thank you so much.